वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूंगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उसे तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 31st क्वेश्चन देखिए, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि वेटलैंड कन्वेंशन के बारे में है, जिसे रामसर समझौता बोल रहे हैं 1975 में लागू किया गया, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है, भारत में आर्द्र भूमि का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.7% है और भारत ने वर्ष 1981 में रामसर समझौता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फोर्थ है, भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है। देखिए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये 1975 में लागू किया गया था। संपूर्ण क्षेत्रफल जो भारत का है और उसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो आर्द्र भूमि का है क्षेत्रफल वो 4.7% है, ना कि 6.7, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और भारत ने रामसर समझौता पर जो इस संधि पर हस्ताक्षर किए वो 1982 में किए थे, ना कि 1981 में, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। चौथा करेक्ट है कि यह जो आर्द्र भूमि संरक्षण मामले हैं इनके लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। 32nd क्वेश्चन देखिए, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं जो कि हर साल अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, वे प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। Those natural absorbers which absorb carbon dioxide gas are called carbon sink। सेकेंड स्टेटमेंट है, महासागर या ओशन, कोरल रीफ्स और जंगल विश्व के सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कार्बन सिंक है वो बताया जा रहा है ओशन, कोरल रीफ और फॉरेस्ट है। थर्ड है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस, फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो 5 जून 1971 को। करेक्ट आंसर देखिए क्या क्या है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है,
तो ये नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक। तो इसमें महासागर, मृदा और जंगल, कोरल रीफ्स नहीं आएंगी, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े कार्बन सिंक होते हैं। और जो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था ना, वो 5 जून 1973 या 1973 में सेलिब्रेट किया गया था, ना कि 71 में, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला कथन सही है। 33rd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से बताना है गेहूं विश्व की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। सेकेंड है क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से धान विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। और थर्ड है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। 34th क्वेश्चन देखिए, उन पौधों का चयन करें जो C3 पौधों की श्रेणी में आते हैं। मक्का, सूरजमुखी, कपास या तंबाकू में से बताना है। तो मक्का क्या होता है, ये सबसे व्यापक रूप में उगाया जाता है और ये C4 पौधा है, ना कि C3 है। C3 कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सूरजमुखी है, पालक है, बीन्स है, चावल है, कपास है, आलू है, तंबाकू, चुकंदर, ये सारे कैसे हैं, C3 पौधे होते हैं। जबकि C4 में कौन कौन से आएंगे, मक्का है, गन्ना, ज्वार, अनानास, सोयाबीन, मक्का, ये सारे के सारे कैसे हो गए, ये सब C4 पौधे हो गए। ठीक है, C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स की कैटेगरी आपको तैयार करनी होगी। वैसे मैं इन सब की साइंस की क्लास लूँगी तो और डिटेल में आप समझ पाएंगे। अभी आप इनके एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। 35th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, काल बैसाखी पवने असम, सिक्किम, मणिपुर राज्यों में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें होती हैं। सेकेंड है, काल बैसाखी पवनें चाय, पटसन और चावल की फसलों के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं। और थर्ड है, असम में इस प्रकार की पवनों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आपने फील किया होगा मई जून वाली ये जो गर्मी आती है, अप्रैल मई जून, इन सब में हमारे यहाँ क्या है, उत्तर भारत में आपने देखा है लू चलती है। यही लू जब आगे उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ती है, यही इसी को काल बैसाखी जानते हैं। तो काल बैसाखी और लू, अब आप समझ गए होंगे कि काल बैसाखी क्या है। ये लोकल विंड है, क्षेत्रीय पवनें हैं जो चलती हैं और उत्तर पूर्वी भारत में इन्हें हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो इसमें पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर दिया गया है, आप देखेंगे असम, सिक्किम और मणिपुर, गलत हो जाएगा क्योंकि असम, वेस्ट बंगाल, इन दोनों राज्यों में इन्हें हम बैसाख के महीने में देखेंगे शाम के समय पर चलती विनाशकारी लेकिन वर्षायुक्त पवनें होती है, क्योंकि अपने साथ ये नमी धारण कर लेती हैं, आगे बढ़ती हैं तो फिर बारिश वाली ये पवनें होती हैं। लेकिन ये क्षेत्र गलत दिए गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और असम वाला रीजन। ठीक है, ये गलत हो गया। काल बैसाखी पवनें अब इंपॉर्टेंट किस लिए हैं, क्योंकि ये चाय, पटसन और चावल की फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और असम में इसको किस नाम से जानते हैं, तो बारदोली छीड़ा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 36 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी प्रकृति की होती है। तो हम इसे मानसूनी वर्षा कहते हैं नहीं, ये तो अभी आप बताएंगे। तो द रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून की बात हो रही है, सीजनल इन नेचर बोला गया है। सेकेंड है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा जून तथा सितंबर माह के बीच होती है। थर्ड है, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है वो सितंबर से अक्टूबर के महीनों के बीच लौटता है। और केरल भारत में साउथ वेस्ट मानसून के माध्यम से मानसूनी वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून का जो मौसम है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटता है, ना कि सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, केरल ऐसा राज्य है जहां पर साउथ वेस्ट मानसून से ये वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। मैं आपसे एक होमवर्क देती हूँ, क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। साउथ वेस्ट मानसून से सबसे पहले वर्षा, पूरे भारत की मैं बात कर रही हूँ, कहाँ पहुँचती है, तो सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, ये कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। 37 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ त्योहार है। राज्यों में बिहार, मिजोरम, सिक्किम और झारखंड में बताने हैं कौन से त्योहार होते हैं। इसमें बिहुला, चापचरकूट, लोसर और टुसू दिया गया है।
तो बिहुला और चापचर कूट ये आपको याद होगा, मैं इसी से मैच कराती हूँ, ठीक है। बिहुला कहाँ का है? बिहार का। ए का 1 आपको सारे ऑप्शन में दे दिया गया है। और चापचर कूट कहाँ का है? मिजोरम का है। तो बी का 2 कहाँ दिया गया? 2 ऑप्शन में। तो हमारे पास अब 2 ऑप्शंस बचे हैं, इन्हीं में हमें ढूंढना होगा अपना आंसर। तो देखिए अब अगला हो जाता है लोसर और टुसु। तो लोसर कहाँ है? लोसार को ही बोलते हैं, सागा दावा भी होता है यहाँ पर, लोसर को लोसार भी बोलते हैं। ये कहाँ का है? ये सिक्किम का और झारखंड का है टुसु, याद रखिएगा। तो ये फेस्टिवल से इंपॉर्टेंट और यहाँ पर कर्मा उत्सव भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संबंध में सही विकल्प चुनना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, रमन 2009 में, योग 2016 में, कुंभ मेला 2015 में और नवरोज को 2014 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त जो ये भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है इसमें शामिल किया गया है। अब इनको देख करके बताइए कौन सा करेक्ट है। अब ऐसे प्रश्न आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। रमन कब जोड़ा गया? 2009 में। ये गढ़वाल क्षेत्र का एक धार्मिक उत्सव है, पारंपरिक रीति गीत नाट्य कला होती है। योग 2016 में, ये भी करेक्ट है। कुंभ मेला 2017 में जोड़ा गया, गलत हो जाएगा। नवरोज भी गलत हो जाएगा, ये 2016 में जोड़ा गया। और अभी और क्या ऐड किया गया है इसमें, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ये करंट अफेयर का टॉपिक भी है आपका और इसको याद रखना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अभी लेटेस्ट में गुजरात का गरबा ऐड किया गया है। इसके अलावा आपको ये पूरी लिस्ट तैयार करनी होगी। वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था पर अभी मैंने बोल दिया है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो जरूर कमेंट किया कीजिए क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और वो इस एग्जाम में अगर आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। 39 क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए फिर वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर देखिए, मैं बताती हूँ। पहला है बृहद हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास एक पास है जो कि बोमडीला पास है, और अरुणाचल प्रदेश को ये तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, ठीक है। सेकंड देखिए, बारालाचा पास है और ये जास्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को क्या करता है? लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। तो देखिए क्या आंसर करेक्ट होगा। इसमें सबसे पहले बात की गई बोमडीला, जो कि अरुणाचल प्रदेश में करेक्ट है और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। बारालाचाला ये कहाँ पर है? तो जास्कर रेंज पर है। ये लाहौल जिले को किससे जोड़ता है? लेह जिले से जोड़ता है। ये भी करेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, पूछा गया है। ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये 10 देशों से होकर के गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से तो गुजरती है। दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पराग्वे से भी गुजरती है। अब अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मतलब ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं और हमसे नहीं पूछा गया इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। 41 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था। सेकंड है, महाराष्ट्र में कपास को सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। थर्ड है, जूट का जन्म स्थान अफ्रीका तथा भारत को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 42 क्वेश्चन देखिए, 22 अनिवार्य फसलों के लिए जो एमएसपी है या न्यूनतम समर्थन मूल्य है जारी किया जाता है, जिसमें 2 फसलें वाणिज्यिक फसलें होती हैं, वे 2 फसलें कौन सी हैं ये बताना है। ऑप्शन ए रागी और सूरजमुखी, ऑप्शन बी जूट और खोपरा, और ऑप्शन सी है निगर सीड, जिसे हम नाइजर सीड बोलते हैं, वो हिंदी में लिखा है, और रेपसीड है, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है, ठीक है। एमएसपी नहीं होता, इसके लिए क्या होता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है शुगर केन के लिए, ठीक है। और 22 जो अनिवार्य फसलें जिनके लिए एमएसपी जारी किया जाता है वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए 14 खरीफ की फसलें होती हैं, जिसमें आप याद रखिएगा धान है, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर दाल, इसे ही अरहर दाल बोलते हैं, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, नाइजर सीड और कपास आ जाएंगे, ठीक है। ये 14 खरीफ की फसलें हैं।
और इसके अलावा अब जो रबी की फसलें हैं वो 6 होती हैं। तो 14 हो गई खरीफ की, 6 हो गई रबी की फसलें। अब रबी की फसलों में कौन सी आएंगी? गेहूं, जौ, चना, मसूर की दाल, रेपसीड और सरसों और कुसुम, ये कौन सी हो जाएंगी? रबी की फसलें। वाणिज्यिक फसलों में कौन कौन सी है? जूट और कोपरा है। जूट और कोपरा, जिन्हें भी ये याद नहीं है वो क्या करेंगे, एक बार वीडियो को स्लो करके फिर से सुन के और नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे अगर प्रश्न बने तो ये आप गलत नहीं हो, ऐसा आप तैयारी कीजिए। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। पुथंडु महोत्सव है, लुम्बिनी महोत्सव है, विजय मोढेरा नृत्य महोत्सव है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात। कोई एक भी याद है तो मैच करेंगे। और आपको याद होगा अभी मोढेरा काफी चर्चा में रहा था, और मोढेरा कहाँ पर स्थित है? ये आपको पता है मोढेरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक का तो आंसर मिल गया और उसी को मैच करके कोशिश करेंगे मैच करने की। तो डी का क्या हो गया है? 4। मोढेरा हमें गुजरात में मिलेगा। रिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मोढेरा गुजरात से हो गया। डी का 4 है, और डी का 4 हमें 2 ऑप्शंस में दिया गया है, तो 2 ऑप्शन हमारे पास हट गए। अब पुथंडु, लुम्बिनी और विजय महोत्सव को हमें मैच करना है। तो लुम्बिनी कहाँ का है? हैदराबाद, तेलंगाना। बी का 3 हो जाएगा, और ये हमें किस में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पुथंडु महोत्सव, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, और विजय महोत्सव कर्नाटक का है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 44th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत भाषा को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, उड़िया 2013 और 2014 में मलयालम भाषा को। देखते हैं कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा और पांचवा गलत है, क्योंकि जो मलयालम है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में मिला, जबकि 2014 में उड़िया भाषा को। और आपको पता है अभी कुछ और भाषाएं जोड़ी गई हैं, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़ गई है, 11 हो गई है। नई भाषाएं कौन सी ऐड की गई हैं, ये आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको नहीं प्रिपेयर आप बोलिएगा, अगली क्लास में मैं इसको बता दूंगी। लेकिन कोशिश कीजिए, आप भी तैयार कीजिए, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको प्रिपेयर कीजिए। और अगर क्रोनोलॉजी में लगाने को आया तब आप फंस सकते हैं, तो उनका ईयर भी याद करना पड़ेगा कि कब इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पर इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, जो कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। 45th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे लंबी से सबसे छोटी नदी की ओर बढ़ना है। पालार नदी है, ब्राह्मणी है, स्वर्णरेखा और पेन्नार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सबसे आप देखेंगे लंबी पालार है, फिर ब्राह्मणी है, फिर स्वर्णरेखा और फिर पेन्नार है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, और मैंने जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं आपने देखा उसमें स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आपको प्रिपेयर हो जाए। क्वेश्चंस इंक्रीज होते रहेंगे, लेकिन आज देखेंगे कुछ प्रश्नों की संख्या जो है उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, तो उसी प्रकार मैंने प्रश्नों को लिया है। और कोशिश कीजिए अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देख करके आप जो भी तथ्य बच रहे हैं, आपसे नहीं तैयार हैं, उनको आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में अलग से लिख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मुताबिक जो आपके एग्जाम्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलता रहेगा। अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं डेली। आपको जो जीएस का कंटेंट है वो भी दिया जा रहा है। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं, देख सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई चेंजेस हैं वो भी बताइए। क्लास में एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और ऐड करना है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर्स आपके सामने इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।